अस्सलाम वालेकुम जी। डाटा माइनिंग का कोर्स है, आप लोगों को पता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन अभी बाद में करवा देता हूँ। मेरा ख्याल है पहले भी कई लोग मुझे जानते हैं। पहले हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इन स्लाइड्स के ऊपर। आप लोगों ने मेरा ख्याल है अभी गो थ्रू की हैं स्लाइड्स, और फिर आज के लेक्चर में ही हम लोग कुछ डिलीवरेबल्स जो आमतौर पे आपके कोर्स में होते हैं, या आपकी क्या आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं आपसे इस कोर्स में, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज या टूल्स जो डाटा माइनिंग के हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्हीं स्लाइड्स को देख लेते हैं। डाटा माइनिंग बेसिकली, सबसे पहली स्लाइड में आप लोगों ने देखा होगा, ये डिस्कस कर रहे हैं डाटा माइनिंग बेसिकली मोटिवेशन बिहाइंड डाटा माइनिंग क्या है। अम, आजकल के दौर में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर्स लोग, हर बंदा जो है वो यूज़ करता है, और इवन दो दो तीन तीन डिवाइसेस हैं हर एक के पास। तो बेसिकली डाटा का फ्लड है, और डिजिटल फॉर्म में डाटा एग्जिस्ट करता है ओवर द इंटरनेट। साइंटिफिक डाटा से मतलब है, आप देख लें पब्लिकेशंस जो हैं, या कॉन्फ्रेंसेस या जर्नल की पब्लिकेशंस लोग काफ़ी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा कस्टमर प्रोफाइल्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं बैंक्स की, स्टोर्स, मैक्रो स्टोर्स हैं, और उनके ऊपर डेली की कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। और इसके अलावा आपके जो हैं इवन पैटर्न्स, लोग कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ तक भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा माइनिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कवर की जाती हैं। और इन सारी चीज़ों को मैन्युअली एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल है। तो लेकिन इम्पोर्टेंस इस कोर्स की, इस लिहाज से आप देखें, आप लोग कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ है आप लोगों का। तो कंप्यूटर इज़ बेसिक, उसकी अगर आप डेफिनेशन देखें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा के ऊपर डाटा ही स्टोर का सारा कुछ डाटा पे परफॉर्म कर रही होती है। तो इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंस है डाटा की। आप अगर देखें तो कंप्यूटर डाटा ही स्टोर करता है, डाटा पर ही ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और जो आपके पास रिजल्ट्स मिलते हैं या इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है वो दोबारा से आप स्टोर करते हैं या रिट्रीव करते हैं या कहीं आप डिस्प्ले करवाते हैं। तो डाटा की इतनी इम्पोर्टेंस है। बेसिकली अगर आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डाटा माइनिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है। आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या वेबसाइट्स का डाटा है, क्रॉल करके डाटा आप डिफरेंट तरह के एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं लोगों को कि रेलेवेंट वेबसाइट्स का डाटा क्रॉल करने, और उनको वो डाटा चाहिए और उसका एनालिसिस लोग करते हैं। मैं पहले भी एग्जांपल दे रहा था, मैक्रो स्टोर्स हैं, वहाँ पर जो परचेजेस हैं, या ग्रोसरी स्टोर्स हैं उन पर जो परचेजेस हो रही हैं, या इवन वो लोग जो बाइंग करते हैं किस तरह से बाइंग करनी है, परचेजेस का पैटर्न क्या है, ये सारा कुछ जो है ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको डाटा माइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। बैंक्स, क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस, फ्रॉड डिटेक्शंस, यहाँ पर भी आप लोगों को डाटा माइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर आप देखें कमर्शियल व्यू पॉइंट से, तो कंप्यूटर्स जो हैं बहुत पावरफुल हैं, और आजकल इतने महंगे कंप्यूटर्स नहीं होते जिनसे आमतौर पे आप एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो कॉम्पिटिशन्स हैं, और इस कम्पेटिटिव सिचुएशन में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या कंपेटिटर्स को compete करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। वहाँ पे भी आपके पास डाटा गैदर होता है, और उनका एनालिसिस, उनके फीडबैक्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इस तरह का एनालिसिस करने के लिए भी आपको डाटा माइनिंग का यूज़ करना पड़ता है। मैं आज आप लोगों के साथ एक एग्जांपल भी शेयर करूँगा इसी चीज़ की।
फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है जी डाटा माइनिंग का। आपके पास रिमोट सेंसर्स हैं, इवन लोग आईओटी पे काम करते हैं या कोलैबोरेटिव लर्निंग पे काम हो रहा है। ये सब कुछ जो है ये डाटा माइनिंग की एप्लीकेशंस हैं। और यहाँ पे जो डाटा आप देखें तो गीगाबाइट्स में डाटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है। इतना एनॉर्मस डाटा है। डाटा की गैदरिंग, डाटा को स्टोर करना, डाटा पर एनालिसिस परफॉर्म करना, ये सारे के सारे साइंटिफिक व्यू से अगर आप देखें तो यहाँ पे डाटा माइनिंग की एप्लीकेशन है। सेकेंड पॉइंट पे इन्होंने लिखा हुआ जी ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो हैं वो रॉ डाटा के लिए, रॉ डाटा से मतलब है बेसिकली आप ये, मैं बार बार टर्म यूज़ कर रहा हूँ एनालिसिस की, तो आप एनालिसिस रॉ डाटा के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डाटा माइनिंग में कुछ नई टेक्निक्स ऐसी हैं जिनमें आप रॉ डाटा को जो है पहले प्री प्रोसेस करते हैं और प्री प्रोसेसिंग के बाद उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं वो भी हम लोग टाइम पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट्स को यहाँ पे इन्होंने एक एप्लीकेशन बताई हुई है जी कि साइंटिस्ट को डिफरेंट डाटा की सेगमेंटाइजेशन, बेसिकली मैं भी इसी तरह का काम करता हूँ। और अ, हम लोग साइंटोमेट्रिक्स, एक और डोमेन निकलती है डाटा माइनिंग से, उसमें हम लोग ये देखते थे कि रिसर्च पेपर्स जो हैं, कौन लोग किस कैटेगरी के रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, कैटेगरी या क्लास आप कह सकते हैं, फॉर इंस्टेंस मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर साइंस के या और डोमेन्स के, तो उनकी सेगमेंटाइजेशन जो है वो भी डाटा माइनिंग के प्रोसेसेस के थ्रू ही होती है। तो ये टेक्निक्स हैं, डाटा माइनिंग की एप्लीकेशंस हैं साइंटिफिक व्यू पॉइंट से। डाटा साइज़ की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये काफ़ी पुरानी हैं, आजकल तो डाटा साइज़ जो है वो इससे भी ज़्यादा होगा। जैसे सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है जी कि 1.55 मिलियन वेबसाइट्स हैं वो इंटरनेट पर हैं। मैं फिर कह रहा हूँ स्टैट्स पुराने हैं, तो अब शायद नंबर इससे भी ज़्यादा हो। इसके अलावा व्हाट्सएप की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है जी। व्हाट्सएप जो है वो अराउंड 50 बिलियन मैसेजेस जो है वो डेली हैंडल करता है। रिसोर्स इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कहाँ से इन्होंने ये कोट किया है। फिर इसके अलावा 294 बिलियन ईमेल्स जो हैं वो डेली सेंड होती हैं, और ये भी 2010 का रिकॉर्ड है, आज से 10 साल पहले का। तो अब नंबर्स और भी ज़्यादा होंगे या साइजेस और भी ज़्यादा होंगे। डाटा माइनिंग की डेफिनेशन दी हुई है, वैसे तो काफ़ी सारी डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर इन्होंने दो डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज़ नॉन ट्रिवियल एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्लिसिट या प्रीवियसली अननोन एंड पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। जनरली होता ही है कि आप इम्प्लिसिट से मतलब है हिडन इंफॉर्मेशन जो है उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको डाटा को जो है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये डाटा माइनिंग है। या फिर एक और डेफिनेशन है जी एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस बाय ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मींस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा इन ऑर्डर टू डिस्कवर मीनिंगफुल पैटर्न्स। आप डाटा से कोई मीनिंगफुल पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को, वो प्रोसेस आप शायद ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और ये सेमी ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक्स से मतलब क्या है, इसको भी हम लोग अभी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं एक डाटा सेट आपके साथ शेयर करूँगा आज, उस पर हम लोग फिर इसको भी डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मींस हैं जी, जिससे हम लोग डाटा के जो हैं वो डाटा माइनिंग बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं। नीचे एक फिगर में आप देख रहे हैं, आपके पास रॉ डाटा में आता है डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, और उस डाटा में से आप टारगेटेड डाटा को सेलेक्ट करते हैं और फिर प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेसिंग का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली लोग कहते हैं कि आपका ये पूरा का पूरा जो डाटा माइनिंग का प्रोसेस है, इसमें अराउंड 70% फोकस्ड जो है वो आपका इस प्रोसेस का वो इसके ऊपर होता है, प्री प्रोसेसिंग के ऊपर। जब आप डाटा प्री प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर आप एनालिसिस के लिए या पैटर्न्स निकालने से पहले इसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं डाटा को। डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं।
हम ये स्पेसिफिक टू डाटा सेट है। अगर आपके पास न्यूमेरिक डाटा सेट है तो आप उसके ऊपर कोई और प्री प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। इन केस अगर आपके पास इमेजेस का डाटा सेट है तो और तरह की प्री प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। और अगर टेक्स्ट टाइप का डाटा सेट है, जनरली ये तीन टाइप्स हैं इम्पोर्टेंट, और डाटा जनरली इन्हीं फॉर्म्स में होता है, इमेजेस में या टेक्स्ट में या फिर न्यूमेरिक में। तो इनकी आप प्री प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस इन पर अप्लाई करते हैं, और फिर डाटा माइनिंग के थ्रू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस या पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं और रॉ डाटा को आप नॉलेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने आपके सामने, एक बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में कोई डाटा है, और ये पैटर्न्स डिटेक्ट कर रहे हैं जी। इसमें से कोई भी टेक्निक हो सकती है डाटा माइनिंग की जिसके थ्रू ये पैटर्न्स डिटेक्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि क्या डाटा माइनिंग होती है और क्या डाटा माइनिंग नहीं होती। जैसे फ़ोन फ़ोन डायरेक्टरी में आप अगर फ़ोन नंबर्स वगैरह सर्च करें तो ये डाटा माइनिंग नहीं है। और अगर आप देखें तो जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है जी कुछ नामों की, और यूएस में वो कह रहे हैं कि जी कुछ नाम जो हैं वो प्रिवेलिंग हैं दूसरे नामों की निस्बत। तो इस तरह के काम जो हैं ये डाटा माइनिंग होती है। या आप फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़े डाटा के अंदर से आप माइन करते हैं या इंक्लिनेशन देखते हैं या क्लासेस उनके आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। डाटा माइनिंग बेसिकली जो है वो ये आप देखें, अगर यहाँ पे एक पेन डायग्राम बनी हुई है, स्टैटिस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकग्नाइजेशन और डेटाबेस सिस्टम्स। डेटाबेस सिस्टम्स पे भी हम लोग बात करेंगे। अभी आप देखेंगे हम लोग जनरली जब भी कोई काम कर रहे होंगे डाटा माइनिंग के अंदर तो डाटा सेट्स के ऊपर ही कर रहे होंगे, तो आपको काफ़ी सारी टर्म्स डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड उसमें नज़र आएंगी। तो इन तीन डोमेन्स का ओवरलैप करके आपके पास डाटा माइनिंग की फील्ड मिल रही है आपको। ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जो अनसूटेबल हैं, उनका भी जिक्र किया हुआ है स्लाइड के अंदर। बेसिकली डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस है, डायमेंशनैलिटी जो है वो डाटा की बहुत ज़्यादा हाई है आजकल। इसका क्या मतलब है डायमेंशनैलिटी का, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर डाटा जो है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। ये दो टास्क इन्होंने लिस्ट की हुई हैं डाटा माइनिंग की। बेसिकली आपके पास प्रिडिक्शन मेथड्स हैं या फिर डिस्क्रिप्शन मेथड्स हैं। प्रिडिक्शन मेथड्स में आप क्या करते हैं कि आपके पास बेसिकली पहले हम लोग अगर डाटा को देख लें तो इस पे फिर आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर इससे एक दो स्लाइड्स आगे जाके डाटा पहले इसने डिस्कस किया हुआ है, पहले हम लोग डाटा की बात कर लेंगे फिर हम इस पे भी दोबारा आ जाएंगे। कुछ टास्क हैं डाटा माइनिंग के लिए, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल माइनिंग भी से हम कहते हैं। यहाँ पे एसोसिएशन रूल डिस्कवरी लिखा हुआ है इन्होंने, फिर सिक्वेंशियल पैटर्न डिस्कवरी है, रिग्रेशन है, डेविएशन डिटेक्शन है। ये कुछ डाटा माइनिंग टास्क हैं। अ, हम लोग क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन रूल माइनिंग के ऊपर फोकस्ड होंगे इस कोर्स में। क्लासिफिकेशन की इन्होंने बात की हुई है। बेसिकली होता ही है कि आपके पास जो डाटा सेट है, या इसे जैसे कह रहे हैं गिवन अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, बेसिकली इसे हम डाटा सेट ही कहते हैं। और डाटा सेट के एक पार्ट को आप ट्रेनिंग सेट कहते हैं, और इसमें होता ही है कि आपके पास हर एक रिकॉर्ड के आगे एक कॉलम होगा जिसे हम कहते हैं क्लास। मैं भी कह रहा था आपका ये कोर्स जिसमें अभी आपने देखा भी है डाटा माइनिंग जो है वो ओवरलैप कर रहा है डेटाबेस सिस्टम्स पर। तो डेटाबेस में टर्म्स हैं। अ, आपको पता है कि आपके पास एक रिकॉर्ड के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। रिकॉर्ड से मेरा मतलब है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं जी, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास ये जो रिकॉर्ड्स होंगे, हर रिकॉर्ड के साथ एक और कॉलम अटैच होता है जिसे हम कहते हैं क्लास। इस डाटा सेट में जिसे हम कह रहे हैं ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग सेट में ऐसा होता है।
हम करते क्या है कि एक मॉडल या एल्गोरिदम को लर्न करवाते हैं इन रिकॉर्ड्स पर, इस डेटा सेट के ऊपर जिसे हम ट्रेनिंग सेट कह रहे हैं। और फिर करते क्या है कि प्रीवियसली अनसीन रिकॉर्ड्स के ऊपर हम लोग इस मॉडल को टेस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्ट सेट। और फिर टेस्ट सेट से हम लोग डिटरमिन करते हैं मॉडल की एक्यूरेसी, कि मॉडल कितना एक्यूरेट है इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन में ये टर्म्स आपको बार बार देखने को मिलेंगी: ट्रेनिंग सेट, टेस्ट सेट, मॉडल, क्लास, ये चीज़ें। बेसिकली टेस्ट सेट हम लोग यूज़ करते हैं जी। हम लोगों ने जो ट्रेनिंग सेट के ऊपर मॉडल बिल्ड किया था, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं टेस्ट सेट के ऊपर। टेस्ट सेट में आपको कॉलम, क्लास का कॉलम नहीं मिलेगा, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। और हम लोग करते ही हैं कि मॉडल को उस पर टेस्ट करते हैं टेस्ट सेट पर, और क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं जो एक्चुअल क्लासेस हैं। फिर उसको बाद में क्रॉस वैलिडेट किया जाता है कि वाकई हमारे मॉडल ने ठीक क्लासिफाई किया है रिकॉर्ड को या नहीं। ये एक एग्जांपल है हमारे पास क्लासिफिकेशन की। हमारे पास ही कोई एक डेटा सेट है जिसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स हैं जी। सबसे पहला आप कॉलम देखें तो इस टी आई डी, सेकेंड कॉलम या एट्रीब्यूट है जी रिफंड, और रिफंड की वैल्यूज़ हैं यस और नो। फिर एक और एट्रीब्यूट है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस जो है जी, इन यहाँ पर सिंगल, मैरिड और डाइवोर्स्ड, ये 3 तरह की वैल्यूज़ ही आपको नज़र आ रही हैं। फिर एक और एट्रीब्यूट है टैक्सेबल इनकम, और लोगों की डिफरेंट इनकम है। और फिर एक कॉलम है जिसे हम कह रहे हैं क्लास। तो ये जो सेट है नीचे अगर आप देखें तो ये कह रहे जी ये वाला सेट ट्रेनिंग सेट है, और ट्रेनिंग सेट पे हम करते हैं लर्न, एक क्लासिफायर लर्न करते हैं। क्लासिफायर जब लर्न हो जाता है तो एक हमारे पास मॉडल बन जाता है, और फिर मॉडल को हम इनपुट के तौर पे टेस्ट सेट देते हैं। टेस्ट सेट में अगर आप देखें तो चीट की वैल्यूज असाइंड नहीं है, ये हमारा मॉडल जो है वैल्यूज असाइन करेगा। और फिर कितना एक्यूरेट है हमारा मॉडल, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्लास, जो कॉलम है क्लास वाला, कितने परसेंट वो एक्यूरेटली वैल्यूज असाइन कर रहे हैं क्लासेस की। डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ये आप लोगों ने देख ली है। मैं अब हम लोग इसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करते। बेसिक गोल जो है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन का, एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में हमारे पास बजाय इसके कि हम लोग ईमेल्स या मेलिंग करें, और एग्जांपल ये इन्होंने दी हुई है कि जी हम लोग फॉर इंस्टेंस मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ उनको ही ईमेल्स करनी चाहिए जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं या पोटेंशियल बायर्स हैं, बजाय इसके कि आप हर बंदे को ईमेल कर दें। तो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हम लोग टारगेटिंग मार्केटिंग कर रहे हैं, टारगेटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, सेट ऑफ कंज्यूमर्स को हम लोग भेजेंगे ईमेल्स, ऐसे कंज्यूमर्स जो नए सेल फोन्स बाय करना चाहते हैं। फिर फ्रॉड डिटेक्शन की एक एग्जांपल है जी, जिसमें इन्होंने डिफरेंट केसेस हैं उसको डिटेक्ट करने के, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में कोई फ्रॉड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर ये एक और टास्क थी क्लस्टरिंग। इसमें बेसिकली होता ही है कि आपके पास जैसे हम लोगों ने देखा अभी पीछे, उसमें डेटा सेट में हमारे पास एक एट्रीब्यूट था जिसे हम कह रहे थे क्लास। जनरली क्लस्टरिंग टेक्निक जब आप अप्लाई करते हैं आपके पास क्लासेस का एट्रीब्यूट नहीं होता, और इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे इसने एग्जांपल दी हुई सिमिलैरिटी मेजर्स। सिमिलैरिटी मेजर्स करके आप जो ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड इंस्टांसेस हैं या रिकॉर्ड्स हैं उनको आप लोग इकट्ठे ग्रुप कर देते हैं, और उस ग्रुप को आप लोग क्लस्टर कहते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है जी, इन्होंने डिफरेंट कलर्स से क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, और दो टर्म्स लिखी हुई हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, मैं इस पे आपको टेस्ट भी करूँगा: इंट्रा क्लस्टर और इंटर क्लस्टर। जनरली अगर आपने अच्छी क्लस्टरिंग करनी है तो ये कह रहे हैं इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंसेस आर मिनिमाइज्ड। इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंसेस होते हैं, अगर मैं बात करूं सिर्फ एक बैंक वाले रिकॉर्ड्स की या क्लस्टर की, तो
एक पिंक वाला सर्कल दूसरे पिंक वाले मैं इंस्टेंस कह लेता हूँ, एक पिंक वाला इंस्टेंस दूसरे वाले पिंक वाले इंस्टेंस का डिस्टेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए। और फिर इंटर क्लस्टर डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए। अगर आप देखें तो ये जो तीनों क्लस्टर्स हैं इनके जो ग्रुप्स के अंदर जो इंस्टांसेस आ रहे हैं, किसी भी दूसरे क्लस्टर के इंस्टांसेस का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश की गई हुई है। फिलहाल ये सर ये यूक्लिडियन डिस्टेंस। रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ ब्रेक होती। जी मैं कह रहा हूँ इंटर क्लस्टर डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है क्लस्टरिंग में। इंटर क्लस्टर से मतलब है, सॉरी इंट्रा क्लस्टर से मतलब है एक ही क्लस्टर। जैसे पिंक वाले सारे के सारे इंस्टांसेस आप देखें तो इनका डिस्टेंस आपस में बहुत कम है। और दूसरे क्लस्टर्स से कोई से दो क्लस्टर्स आप देख लें, पिंक और ग्रीन की अगर आप बात करें, लाइट ग्रीन या पैरेट ग्रीन और इवन डार्क ग्रीन भी, तो दो क्लस्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश की जाती है। तो आप कह रहे हैं कि आप अच्छी क्लस्टरिंग कर रहे हैं। कुछ क्लस्टरिंग की एप्लीकेशंस हैं जी। सर और ये वैसे है क्या जेजी सर?